आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी की फॉर्मेशन सबसे पहले यॉर्क सैक में होती है, फिर 2 से 3 महीने के बाद यॉर्क सैक से कुछ हेमाटोपोइटिक सेल्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं स्प्लीन में और लिवर में, फिर वहाँ पे स्प्लीन और लिवर में आरबीसी या फिर और ब्लड सेल की डेवलपमेंट होती है। फिर उसके बाद आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी ये जो आरबीसी की फॉर्मेशन है वो बोन मैरो में होती है ऑफ ऑल द बोन्स। पर जैसे ही अडल्ट होते हैं केवल आरबीसी की फॉर्मेशन लॉन्ग बोन्स में होती है और रेड बोन मैरो में होती है। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी। अभी आपके पास बोन मैरो है, हम बात कर रहे हैं रेड बोन मैरो में। आरबीसी की फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होती है और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को इरेथ्रोपोइसिस कहते हैं। सबसे पहले आपके पास जो सेल होता है उसको इरेथ्रोब्लास्ट कहते हैं। ब्लास्ट का मतलब होता है डेट इज प्रिकर्सर टू द सेल, यानी कि ब्लास्ट वो सेल है जो आगे जाके सेल बनाने वाला है ना। इरेथ्रोब्लास्ट के पास आपके साथ न्यूक्लियस भी होता है, उसके पास गोल्जी अपैरेटस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, उसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है और सारी ऑर्गेनेलीज होती है। फिर जो नेक्स्ट स्टेज है वो है आपकी नॉर्मोब्लास्ट, जिसमें ये ऑर्गेनेली कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाती है और रेटिकुलोसाइट में आते आते न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाता है और ये पूरा इसके अंदर हीमोग्लोबिन डेवलप हो जाता है और लास्ट स्टेज में ये रेटिकुलोसाइट्स बाइकॉन्केव शेप ले लेता है और इसके अंदर ये रेड कलर से जो शो किया हुआ है वो है हीमोग्लोबिन। अब ये बाइकॉन्केव शेप क्यों लेता है और ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस डिसअपेयर क्यों हो जाते हैं? ताकि ज़्यादा स्पेस मिल सके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है जी, ये होता है टू इंक्रीज द स्पेस फॉर O2 ट्रांसपोर्ट। अब जैसे ही इरेथ्रोब्लास्ट से नॉर्मोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट से इरेथ्रोसाइट बना, अभी इरेथ्रोसाइट्स आपकी ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा और इसका काम क्या होगा? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। अभी ब्लड सर्कुलेशन में 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, आफ्टर 4 मंथ यानी कि 120 डेज बाद जो कि लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का वो डाई हो जाएगा और लाइफ स्पैन खत्म करने के बाद उसकी डेथ के बाद अब वो जाता है स्प्लीन के पास। ये है आपका स्प्लीन। स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी, जहाँ पे मरे हुए आरबीसी जाएंगे। इसको ब्लड रिजर्वायर भी कहते हैं और ब्लड बैंक भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पास ब्लड स्टोर होता है इमरजेंसी कंडीशन में। अगर आपका हेमरेज हुआ है या ब्लड लॉस हुआ है तो उसको फुलफिल करने के लिए हम यहाँ से ब्लड ले सकते हैं, बॉडी को ब्लड सप्लाई कर सकते हैं। ये स्प्लीन है। स्प्लीन में जो आउटर मोस्ट पोर्शन होता है उसको रेड पल्प कहते हैं और अंदर वाले पोर्शन को व्हाइट पल्प। तो यहाँ रेड पल्प में आपकी इरेथ्रोसाइट डिपॉजिट है। अब यहाँ पर क्या होता है? सेलुलर ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। अब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो उसमें एक ही चीज बची है, हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाएगा। अभी हीमोग्लोबिन का क्या होगा? अब हीमोग्लोबिन का होगा हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस स्प्लीन में भी हो सकता है, ये लिवर में भी हो सकता है। अब हेमोलाइसिस में क्या होगा? ये जो आपका हीमोग्लोबिन है, ग्लोबिन का मतलब है प्रोटीन और हेम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। अब ये जो हेम है ये फेरेटिन बनाता है और ये ग्लोबिन प्रोटीन। अब ये प्रोटीन को वापस हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? अमीनो एसिड में, और ये हमारी बॉडी यूज करती है। नेक्स्ट है आपके पास फेरेटिन। अब ये फेरेटिन किस में कन्वर्ट होता है? Fe3+ आयन और बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट जैसे बिलिरुबिन और बिलिरुबिन से बिलीवर्डिन। अब ये जो बाइल पिगमेंट्स और Fe3+ है, ये Fe3+ ट्रांसफर हो जाता है लिवर में विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफरिंग प्रोटीन या फिर एल्ब्यूमिन। अब ये ट्रांसफर होता है Fe3+ बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। ये है आपका लिवर का स्ट्रक्चर। ये लेफ्ट लोब, राइट लोब, ये आपका फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। नाउ अब क्या होता है? ये बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, अभी आपका जो लिवर है या हेपेटिक सेल है वो बाइल जूस सिक्रीट करते हैं। वो कॉमन हेपेटिक डक्ट से आता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। अब ये गॉल ब्लैडर्स में से ये बाइल पिगमेंट्स भी चले जाते हैं और वो रिलीज हो जाते हैं डिओडिनम में। अब डिओडिनम में जाके क्या करेंगे? ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेंगे, फैट को इमल्सिफाई करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे। और दूसरा इनका काम क्या है कि दे प्रोवाइड कलर टू द यूरिन एंड द फीसेस। अब ये बिलीवर्डिन जो है ये बैक्टीरियल एक्शन की वजह से स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन कलर पिगमेंट, और ये आपकी फीसेस को येलो कलर प्रोवाइड करता है। ऑन द सेम साइड जो बिलिरुबिन है वो आपकी यूरिनरी ब्लैडर से पैसेज से बैक्टीरियल एक्शन के थ्रू यूरोक्रोम में कन्वर्ट हो जाता है, यूरोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपको येलो कलर प्रोवाइड करता है यूरिन को।
अब कुछ केसेस में अगर ये पिगमेंट्स डिस्चार्ज नहीं हो पा रहे, फीसिस के थ्रू रिलीज नहीं हो पा रहे, तो ये डिपॉजिट हो जाते हैं बॉडी में, और ये बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं तो फीसिस तो कलरलेस बन जाती है पर बॉडी येलो कलर की बन जाती है, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब हमारे पास Fe3+ बचा। अब इस Fe3 कहाँ चला जाएगा? ये Fe3 वापस आपका बोन मैरो में चला जाएगा। अब सबसे पहले हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आपको Fe2+ चाहिए, ना कि Fe3+। तो आपके पास होता है विटामिन B12, जिसका नाम होता है साइनोकोबालामाइन, जिसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ से मिलता है आपको? आपने सुना होगा स्टमक में HCl के साथ आपका कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है, विटामिन B12, और ये विटामिन B12 नेसेसरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, क्योंकि ये Fe3+ आयन को Fe2+ आयन में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। अब ये Fe3+ Fe2 में कन्वर्ट हो गया और क्या बन जाएगा? हीमोग्लोबिन। नाउ अब there are 3 requirement for the formation of the hemoglobin. First is Fe2+ ion, second is vitamin B12 that is cyanocobalamin, and vitamin B9 that is folic acid. अगर इनमें से किसी चीज की भी डेफिशिएंसी होती है तो आरबीसी काउंट पर असर पड़ता है और उनके फॉर्मेशन और डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये तीनों हमें रिक्वायर्ड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। नाउ अगर हमारे पास विटामिन B12 की कमी हो गई, जनरली कैसे होती है, अगर वो विटामिन B12 स्टमक के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो पाया या फिर स्टमक में कोई डिफेक्ट आ गया तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हुआ सो Fe3+ ion is not going to convert into Fe2+ ion that is responsible for the formation of hemoglobin, तो जिसकी वजह से परनीशियस एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है आपका Fe2+ ion। अगर Fe2+ आयन की कमी हो गई तो आपको माइक्रोसिस्टिक एनीमिया हो जाता है। और अगर आपको फॉलिक एसिड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द आरबीसी फ्रॉम ब्लास्ट टू साइट स्टेज, अगर उसकी कमी हो गई तो इमैच्योर आरबीसी बनेंगे बट वो इमैच्योर होंगे, तो आपको मैक्रोसिस्टिक एनीमिया होगा। एनीमिया मीन्स एब्सेंस ऑफ आरबीसी, ठीक है जी। ओके, तो ये आपकी सारी होगी डेफिशिएंसी की टर्म्स। अब मान लीजिए कि आरबीसी बहुत ज्यादा बन रहे हैं तो क्या होने लगेगा? कैंसर हो जाएगा। अगर कोई सेल इरेगुलरली डिवाइड करता है तो क्या हो जाता है? कैंसर। और आरबीसी जरूरत से ज्यादा बन रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे हम? इरेथ्रोसाइटोसिस। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा बन रही है उसको कहते हैं साइटोसिस, पर अगर आरबीसी कम बन रहे हैं तो उसको कहते हैं इरेथ्रोसाइटोपेनिया। इरेथ्रोसाइटोपेनिया। अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कि कभी कभार ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन और हम कह सकते हैं हाइपोक्सिया में, जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होती है, इफ समवन इज गोइंग टू द हाई एल्टीट्यूड तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे प्रेशर कैसा होता है? वहाँ पे प्रेशर लो होता है, हमारे अंदर प्रेशर हाई होता है, जिसकी वजह से जो गैसेस हैं वो हमारे अंदर से बाहर निकलती है, तो हमें ऑक्सीजन लेने में डिफिकल्टी होती है। उस लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमें ड्राउजीनेस फील होती है। तो क्या करती है हमारी बॉडी में जो किडनी है वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, एंड दैट प्रोटीन इज नोन एज इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेथ्रोपोइसिस। ओके, अब इरेथ्रोपोइसिस होगा एंड दैट इरेथ्रोपोइसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी। तो जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं दे हैव द मोर अमाउंट ऑफ आरबीसी, ओके, टू फुलफिल देयर नीड। अब कैसे नीड अपनी फुलफिल करेंगे? ऑक्सीजन तो आ नहीं रही तो नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ा देते हैं ताकि ऑक्सीजन कैरी कर सकें। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू।